जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजेश जी। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी के साथ मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों को ही। ईरान यहां पर एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई ऐसी जिससे पूरी तरीके से अमेरिका भी अब टेंशन में है और इजराइल भी टेंशन में है। लेकिन इन्हीं कार्रवाइयों के बीच में ईरान ने एक ऐसी कार्रवाई भी कर दी है जिसका किसी ने सोचा नहीं था, जिसके बाद अब कई सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं और ये कार्रवाई ऐसी है जो इस वक्त और भी बड़े संकट को न्योता दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, जैसा कि आपने कहा तो जो नई जानकारी पिंकी मैं लेकर आया हूं वो ये है कि आज जो भीषण हमले हुए हैं उसमें जो दुबई के पास अल मिनहाद मिलिट्री एयरबेस है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सैनिक तैनात हैं, यानी कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया का सैन्य वहां पर अड्डा है, मिलिट्री एसेट्स है। और आज जो हमले हुए हैं उसमें दुबई में उसमें ऑस्ट्रेलिया के इन मिलिट्री एसेट्स पे भी हमला हुआ है। ये नई बात है, एक नई जानकारी है। अभी तक हो ये रहा था कि जो हमला ईरान कर रहा था वो मिडिल ईस्ट के देशों पे है, लेकिन अब ये उससे थोड़ा ये जो चिंगारी आग के बाहर जा चुकी है। और इसमें क्या डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो मिडिल ईस्ट में जो सैन्य अड्डे थे वो अमेरिकन थे, क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई लड़ रहा है इजराइल के साथ मिल करके, तो उसके सैन्य अड्डों पर तो आपने हमला किया। वो तो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, दो उधर है एक इधर है, तो आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, आप उसे एक नॉर्मल प्रोसीजर मान सकते हैं एक जो लड़ाई लड़ने का। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में कहीं नहीं है, वो दूर दूर तक उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुबई में जो उसके जो सैनिक तैनात हैं वहां पर ईरान ने हमला कर दिया है और वहां पर जानकारी यही निकल कर आई है कि थोड़ी बर्बादी हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया की जनता नाराज हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की सरकार नाराज हो जाएगी। उसका असर क्या पड़ेगा? ये युद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट से बाहर ना निकल जाए। तो इसके डर इसी बात का है। बिल्कुल डर इसी बात का है। और अगर ये मिडिल ईस्ट से बाहर निकलता है तो सोचिए यहाँ पर विश्व युद्ध तीसरा शुरू हो सकता है, महायुद्ध बन सकता है, विश्व युद्ध बन सकता है। मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, एक हफ्ते के पहले की बात है, उस वक्त हम नहीं जिंदा थे और जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते थे तो वो यही बात बार बार कहते थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमला करते हैं तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये एक रीजनल वॉर में बदल जाएगा। और जो अभी सूरत हाल है, अभी जो युद्ध जिस तरह से हम देख रहे हैं वो रीजनल वार बन चुका है। 10 से ज्यादा देश उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया नया उसमें एक नई एंट्री हो गई है। तो हम अगर कह दें कि ऑस्ट्रेलिया अभी क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या किस तरीके से इस अटैक का रिस्पॉन्स देगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई पलटवार सेना का होगा ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो युद्ध है वो मिडिल ईस्ट में ही लड़ा जा रहा है और जो हमला जो हुआ है वो दुबई में ही हुआ है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये देखेगी कि वो आखिर ईरान पर पलटवार कैसे कर सकती है। अगर जो पलटवार करना भी चाहें तो वो कहां से, वो ऑस्ट्रेलिया के पास से, ऑस्ट्रेलिया के अंदर से करेंगे या ऑस्ट्रेलिया का कोई जहाज हो, आसपास में कोई युद्धपोत हो वहां से करेंगे, या खुलकर देखिए अब मैं उसी लाइन पे आ रहा हूं, या खुलकर ऑस्ट्रेलिया कह दे कि हम अमेरिका के साथ हैं और साथ में अपनी मिसाइल्स वो दागना शुरू कर दे आसपास में जो उसके युद्धपोत हैं मिडिल ईस्ट में, उसके सहारे। जैसा कि आपको पता है कि नाटो के बहुत सारे देश, यूके, फ्रांस, ये कह चुके हैं कि वो अमेरिका का साथ देंगे इस लड़ाई में। बिल्कुल, और इस लड़ाई में साथ देने की बात कह चुके हैं और अब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भी ललकार ही चुका है ईरान। तो कहीं ना कहीं ये ललकारा गया है। बिल्कुल, तो खतरा यहाँ पर अब जो है ईरान के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। हालांकि ईरान जो है, अगर हम ईरान के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं तो ईरान कभी भी झुकता नहीं है, झुकने को तैयार नहीं होता। सुसाइडल बॉम्ब बन जाता है कि या तो मैं मारूंगा या मैं मरूंगा। वो इस कगार पर आ जाएगा, इस तरीके से लड़ाई लड़ेगा और बिल्कुल इसी तरीके से लड़ाई अब भी लड़ रहा है। ये कोई नया युद्ध नहीं है। सिर्फ 2025, एक वर्ष पहले की बात है, जून में ही 12 दिनों का एक युद्ध हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन्हीं लोगों के बीच में, यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल। इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और उसके बाद जो ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे जा रहे थे इजराइल की तरफ, उसे न्यूट्रलाइज कर रहा था अमेरिका। तो 12 दिनों का तो कॉन्फ्लिक्ट पहले ही हो चुका है। और यही अभी मैं बता रहा था कि हमने ये कह रहे थे कि अगर इस बार हमला होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वो एक युद्ध हो जाएगा, जो अभी शुरू होता दिख रहा है। बिल्कुल, जबकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि हमने जो स्टार्टिंग की जो पूरी एक लाइन है, यानी कि खामनेई
हो गया, तमाम जो दिग्गज नेता थे वहां के वो हो गए, तमाम जो वहां के सलाहकार नीतिकार थे उन सबका खात्मा कर दिया है। तो अब कुछ एक ही बार में एक हमले में पूरी लीडरशिप को उसने मार दिया, पूरी लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया, तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम लीडर नया चुना नहीं गया है, अभी वहां पर एक अंतरिम अरेंजमेंट किया गया है, तो वहां पर एक गैप तो है। हालांकि कमांडर इन चीफ वहां चुन लिया गया लेकिन है, उसका इंपैक्ट जो है वो हमलों पर नहीं नजर आ रहा है। जो गैप है उसका इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। हमले बिल्कुल उसी तरीके से किए जा रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब बिल्कुल पहले से ज्यादा, क्योंकि ईरान बौखलाया हुआ है, ईरान को बदला लेना है। भीषण हमले कर रहा है ईरान, इसीलिए हमने अपने बैकग्राउंड में यहाँ पर लिख रखा है ईरान का भीषण हमला और त्राहिमाम कर रहे हैं अमेरिकी सैनिक। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, अमेरिकी सैनिक को लेकर एक बात तो होती है कि अगर अमेरिका में ऐसा है कि अगर अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं किसी भी युद्ध में, तो अमेरिका की जो जनता है वो बौखला जाती है, वो आक्रोशित हो जाती है और यहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर फिलहाल ये वाला स्ट्रेस भी है, ये डर भी है, ये डर है, कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं जरूरत पड़ी तो अपनी सेना उतार सकता हूं। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्वे आया था और उस सर्वे में यही रिपोर्ट निकल कर आई थी कि अगर हमला होता है अमेरिका और ईरान के बीच में, अगर सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है और अगर अमेरिकन सैनिक का जान माल का अगर नुकसान होता है, यानी कि अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं, तो अमेरिका की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और आधिकारिक जो बयान है उसके अनुसार 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, ये आधिकारिक बयान है। लेकिन जो खबरें छनकर आ रही है उसमें उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई हैं। और जो सबसे खास बात है पिंकी, वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, नेवल बेसेस हैं, उन जगहों पर 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईरान के हमलों की जद में 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। बिल्कुल, यानी कि देखिए अगर इनमें से मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, 6 पहले हो चुके हैं, और सैनिकों की शहादत का, अमेरिका के सैनिकों की शहादत का आंकड़ा अगर बढ़ता है, तो ऐसे में गृह युद्ध होने के आसार अमेरिका में नजर आएंगे और मिड टर्म चुनाव जो है वो होने हैं। और अमेरिका की जनता पहले ही से नाराज है, पहले से नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप की चिंता यहाँ पर भी बढ़ जाती है। तो उसके मद्देनजर भी डोनाल्ड ट्रंप को एक रणनीति जो है अपनी तैयार रखनी होगी। तो क्या वो रणनीति हो सकती है? हालांकि वो रणनीति के अनुसार चलते ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है उनकी। वो सवेरे उठते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर देते हैं, आज कोई नया फरमान जारी कर देते हैं, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि आप राजा की तरह बिहेव करते हैं। अभी मैं कह रहा था कि अमेरिका की जनता उनसे नाराज है, तो अभी थोड़े ही दिन, कुछ महीना पहले की बात है, 2700 शहरों में अमेरिका में प्रोटेस्ट होता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। एक साथ लाखों लोग सड़क पर उतर जाते हैं अमेरिका की सड़कों पर और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट करते हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट का मतलब यह हुआ कि अमेरिका की जनता ये कह रही है कि आप राजा नहीं हैं, आप राजा नहीं हैं, डोनाल्ड ट्रंप आप राजा नहीं हैं, आप हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं, आप तानाशाही राजाशाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने उसी जनता का मजाक उड़ाया। उसी समय ट्रंप ने यह किया कि AI जनरेटेड एक वीडियो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया और उसमें वो हवाई जहाज से के ऊपर आ रहे हैं और राजा की तरह उन्होंने क्राउन पहन रखा है, और जो जनता सड़क पर, अमेरिका की जनता जो सड़क पर वहां पर प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ, उसके ऊपर वो कीचड़ डालते हैं। इसका मतलब मैसेज ये था जनता को, हाँ मैं राजा हूं। आप कह रहे हो कि मैं राजा हूं, हाँ मैं राजा हूं, मैं जैसे चाहे कर सकता हूं। तो आप इमेजिन कीजिए कि तो पहले से ही आक्रोश है, उसके बाद अब ये जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी आक्रोशित जो है वहां की जनता होती जा रही है। तो वो दिन भी दूर मुझे नजर नहीं आता है कि जब वहां से भी फिर से सड़क पे आएंगे, आवाज उठेगी और प्रदर्शन वहां की सड़कों पर भी जो है वो देखा जा सकता है। बड़ा हंगामा, बड़ा बवाल वहां पर भी हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि 4 से 5 हफ्तों तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। इमेजिन कर ले कि वो ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, वो कह रहे हैं 4 से 6 हफ्ते ये लड़ाई चलेगी। कौन बोल रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, जिसके पास इंटेलिजेंस का ऐसा इनपुट्स होता है, उसके पास सैटेलाइट्स के ऐसे तस्वीरें होती है जो पूरी पिक्चर पता होती है। जब उन्हें ये पता चल गया कि खमनई और उनकी पूरी सरकार एक घर में कहां पर एक साथ हैं और हमला करके एक साथ पूरी की पूरी सरकार को जब मार दिया जाता है, तो आप इमेजिन कीजिए कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं, कितने ड्रोन हैं, ये अमेरिका को पहले से पता होगा। और आज ही अमेरिका का एक और बयान आया है, उसमें ये अमेरिका ने कहा है, और ये अमेरिका का डर भी दिखाता है पिंकी। अमेरिका ने कहा है कि 1 महीने में हम यानी अमेरिका 6 से 8 इंटरसेप्टर बना पाते हैं, लेकिन ईरान 1 महीने में 1000 मिसाइल बना सकता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि डर तो पहले ही से उनके मन में है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उससे अमेरिका की जनता तो नाराज होगी ही होगी। उसका असर दिखेगा। बिल्कुल, उसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आना शुरू होगा और इसके मद्देनजर ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अब आगे कदम जो है वो फूक कर रखने होंगे। लेकिन मुझे एक चीज ये भी लगती है यहाँ पर राजेश, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अब तक तानाशाही करते आए हैं, अपनी मर्जी वो चलाते आए हैं, ऐसे भी मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो पंजा फंसा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब उनको ये लग रहा है कि मैं क्या करूं। ईगो भी है, ईगो के चलते पीछे ईगो ही है। हाँ, ईगो ही है। राष्ट्रपति ने शपथ लिया था वहां पर, हाँ। लेकिन वो ईगो से ही चलते हैं। और जब अब ट्रंप की अगर बात ही कर रही है तो ट्रंप वही राष्ट्रपति हैं जब वो अपनी कैनवेसिंग कर रहे थे चुनाव के ठीक पहले, सेकेंड प्रेसिडेंसी की भी बात कर रहा हूं, पहले नहीं सेकेंड में, यानी कि अभी जो राष्ट्रपति बनने के पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जो वो जनता के बीच में जाते थे तो वो ये कहते थे कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके पैसे यानी अमेरिकी जनता का जो पैसा है वो दूसरे देशों के युद्ध में उड़ाता है, बर्बाद करता है। मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, मेक अमेरिका ग्रेट, ऐसा वो कैंपेन चलाते थे, स्लोगन दिया करते थे और वो कहते थे कि हम आपका पैसा आपके वेलफेयर में ही लगाएंगे। लेकिन बाद में वही डोनाल्ड ट्रंप आज सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं और किसके पैसे पे? अमेरिकी जनता। यानी कि आपको जब चुनाव लड़ना था, आपको जब अमेरिकी जनता नहीं चाहती है, हाँ, और आपको जब राष्ट्रपति बनना था तो आपने ये कहा कि मैं तो इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाऊंगा, अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा और आपके पैसे को मैं दुनिया की लड़ाई में, दूसरे देशों की लड़ाई में बर्बाद नहीं करूंगा। पूरी दुनिया देख रही है ट्रंप साहब, आप अमेरिका का जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं ईरान पर हमला करके। एक ऐसा राष्ट्र जो बिल्कुल सॉवरेन स्टेट था, उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी। अगर परमाणु बम आप बनाने देना नहीं चाहते हैं तो आखिर क्यों? नॉर्थ कोरिया बना सकता है, आपको मंजूर है, पाकिस्तान बना सकता है, वो भी आपको मंजूर है, तो आखिर ईरान परमाणु बम क्यों नहीं बनाएगा? इसका जवाब पूरी दुनिया आपसे मांग रही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही वो वक्त है जो इतने वक्त से तानाशाही जो चलाता आया है अमेरिका, तानाशाही जो डोनाल्ड ट्रंप चलाता है, मुझे लगता है यही वो वक्त है जहां पर एक करारा जवाब जो है वो मिल जाएगा कि आगे कहीं पर भी इस तरीके से हाथ डालने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर 10 बार सोचेंगे। अगर ऐसा जवाब मिल जाता है, मान लेते हैं कि ईरान अगर रोके नहीं रुकता है और अमेरिकन इंटरेस्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो जो दबाव आएगा वो वहां अमेरिका की जनता ही देगी, दबाव डोनाल्ड ट्रंप को देगी। 4-6 हफ्ते वो खुद कह रहे हैं, तो 4-6 हफ्ते में अगर युद्ध ये नहीं खत्म होता है, यूक्रेन युद्ध की तरह ये ईरान का युद्ध अगर बिल्कुल वैसे ही बन जाता है, तो आने वाले वक्त में जो जनता अमेरिका की है वो किसके खिलाफ खड़ी होगी? सीधा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बुरे फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त यहाँ पर। उनको लग रहा था कि बेहद आसानी के साथ ईरान को वो खामोश कर सकते हैं, लेकिन शायद वो इतिहास देखना भूल गए ईरान का और इसलिए पंगा ले बैठे हैं। और अब ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुसाइडल बॉम्ब के रूप में ईरान जो है वो नजर आ रहा है कि या तो करेंगे या फिर मरेंगे, यानी कि अपनी जिद पूरी करेंगे हम, जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है न्यूक्लियर उसको पूरा करेंगे हम, या फिर हम मरेंगे। तो इस नौबत पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो कंट्रीज से नजर आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट जो है अगर इकोनॉमिक को लेकर बात करें उस पर भी खासा पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल बाजारों पड़ेगा। की अगर बात करें, बाजारों में भी ये लपटे नजर आ रही हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। सोमवार को 10% कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ था, मंगलवार को 2.5% इजाफा हुआ। और कच्चे तेल की कीमतों में कीमतें तो बढ़नी ही बढ़नी है। आपकी नजर पहले वेनेजुएला के तेल के कुओं पर थी, आपने कब्जा कर लिया। आपकी नजर अब ईरान के कुओं पर है, आप वहां कब्जा करने आ रहे हो। तो अब चूंकि आपके हाथ में होगा और जो ट्रेड रूट है जहां से निकलती हैं जो ऑयल टैंकर्स और जहां से वो जहाज लेकर ऑयल और गैस निकलते हैं, उन जगहों पर रोक लगा रखा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर रखा है ईरान, जहां से दुनिया का 20% ऑयल और 30% गैस जहां से निकलकर पूरी दुनिया में आता है, भारत में आता है, एशिया में आता है, यूरोप में जाता है। तो अगर उसे ब्लॉक कर रखा है ईरान, तो इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा, पेट्रोलियम प्राइसेस पर पड़ेगा, तेल के प्राइस पर असर पड़ेगा और उसका असर हर देश पर पड़ेगा, हमारे पर, भारत पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और बाजारों में जो है वो महंगाई देखी जाएगी और आम जनता लास्ट में सफर करेगी। लेकिन एक सवाल ये भी है यहाँ पर राजेश जी, जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो
ये जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जो देखी जा रही है, जो बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, क्या ये कुछ समय के लिए होगा या फिर इसका लंबा असर रहेगा? नहीं, अब तो यही अभी क्लियर नहीं है पिंकी कि ये जो हमला हुआ है और ये जो युद्ध चल रहा है वो कितने महीनों तक चलेगा। जब अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसके पास सारे इंटेलिजेंस है, सारे इनपुट्स हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते यानी 2 महीना तो वो भी मान रहे हैं, तो अगर वो 2 महीने मान रहे हैं तो कहीं ये महीनों तक ना खिसता चला जाए। और हर आने वाले महीने जैसे जैसे एक नया महीना एड ऑन होगा इस काल में, तो वो मुसीबत लेकर आएगा, पूरी दुनिया के लिए लेकर आएगा। सिर्फ ईरान की बर्बादी नहीं होगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसकी चपेट में आ जाएगी, भारत भी इसकी चपेट में आ जाएगा, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी, आपका एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा तो आपका जीडीपी नीचे जाएगा, जीडीपी नीचे जाएगा तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा, हमारे आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए युद्ध होना नहीं चाहिए, युद्ध होना नहीं चाहिए और वक्त रहते इसको रोक लेना चाहिए। इम्पैक्ट पहले से ही बाजारों पर पड़ना इसका शुरू हो चुका है और हालात बद से बदतर हों उससे पहले यहाँ पर इस युद्ध को रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद के चलते यहाँ पर तमाम जो दूसरी कंट्रीज हैं उसका नुकसान भली भांति करने में माहिर अब नजर आ रहे हैं। खुद अपना नुकसान खुद ही करते रहते हैं, हमेशा ही करते हैं, फैसले ऐसे ले लेते हैं जो नुकसान होता है। राजेश जी, अब ऐसा तो नहीं होगा कि इस युद्ध के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप कहें कि मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाए? वेनेजुएला में हमले के ठीक पहले वो कह रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अपने को वो मसीहा मानते हैं, शांति के दूत मानते हैं और बार बार बड़े बहुत पुरजोर तरीके से मुखर होकर बोलते थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। और उसके थोड़े दिनों के बाद वेनेजुएला पर हमला कर देते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक सॉवरेन स्टेट है, वहां का चुना हुआ राष्ट्रपति है, उसे रात के अंधेरे में पकड़ के उसकी पत्नी के साथ अमेरिका ले आते हैं और जेल में डाल देते हैं। और फिर उनको चाहिए क्या? नोबेल पीस प्राइज। ये तो हद ही है। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के शरीफ साहब जो अपील करते थे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इस अटैक के बाद अब वो भी कह रहे हैं कि गलत किया है। अच्छा, नहीं, उन्होंने बयान दिया है कि ये गलत किया है, इस तरीके से इजराइल और अमेरिका को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब वो खुद कह रहे हैं, जबकि एक टाइम पर वो पैरवी करते थे, तमाम जो भाषणों में कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। देखिए कितनी शांति उन्होंने दुनिया में फैलाई है। वो ये कहते थे, देखिए उन्हें अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हालात जो है क्या हो गए हैं पूरी दुनिया में। तो क्या अब भी यहाँ पर लगता है कि शरीफ साहब आगे भी भविष्य में इस तरह की नहीं, आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी से नहीं चलता है। पाकिस्तान वहाँ जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनकी पॉलिसी से चलता है। वहाँ की जो सेना जो अपनी पॉलिसी बनाती है उससे चलता है। डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने के लिए है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका एक्चुअली चलता ही नहीं है। बिल्कुल, वहाँ अफगानिस्तान की मार झेल रहे हैं। अभी तो फिलहाल डूरन लाइन पे इतनी बुरी तरह मार खा रहा है पाकिस्तान कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब सरवाइव कैसे करेगा। एक तरफ बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके हर आए दिन मारते हैं पाकिस्तान के सैनिकों को। और अगर पाकिस्तान की हम बात ही कर रहे हैं तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड वहां के नेशनल असेंबली में पिंकी ये कहा था कि हम बलूच लड़ाकों से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि जिस तरह के राइफल और जिस तरह के ऑटोमेटिक वेपन लेकर के बलूच के लड़ाके लड़ाई कर रहे हैं, हमारी सेना के पास तो है ही नहीं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली यानी संसद में कह रहा है कि हम बलूच लड़ाकों से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो एक तरफ बलूच लड़ाके उन्हें मार रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान मार रहा है। तो पता नहीं पाकिस्तान कितने दिन और सरवाइव करेगा, कहीं टुकड़ों में बट न जाए। आज ही की ताजा खबर यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है बखूबी और वहां से उनके जवानों को खदेड़ा है। और इसी तरीके से बलूच भी करते रहे हैं। बलूच भी अब अच्छी तरीके से खदेड़ना जानते हैं। तो पाकिस्तान तो फिलहाल इन्हीं मसलों में इस वक्त जो है व्यस्त है। हाँ, उलझा हुआ है। प्रोटेस्ट हालांकि वहां पर भी खूब हो रहे हैं और वहां पर भी लगातार सड़कों पर उतर कर ईरान पे हमले के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल, तोड़फोड़ जो वहां पर हो रही है, प्रोटेस्ट इसको लेकर भी हो रहे हैं। तो हालात इतने बदतर हो गए हैं पाकिस्तान के बैठे बिठाए कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि कहां जाकर मैं खुद को बचाऊं। उसको ये समझ नहीं आ रहा है इधर जाऊं या उधर जाऊं। चारों तरफ से मार जो है वो पाकिस्तान पर पड़ रही है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से हम ईरान और इजराइल को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन आकर आप दे दीजिएगा। अगले आने वाले 7-8 दिन आप कैसे देख पा रहे हैं इस युद्ध को लेकर? जैसा चल रहा है उससे बढ़ सकता है। देखिए होगा क्या कि डोनाल्ड ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं पुतिन का। उन्होंने कहा था 15 दिनों में यूक्रेन युद्ध समाप्त कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे।
यहाँ भी इनका यही था कि मैं रिजीम चेंज कर दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। ज्यादा भीषण हमले कर रहा, ज्यादा बड़ा पलटवार कर रहा, तो फ्रस्ट्रेशन में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बड़े हमले करेंगे और उसके बाद ईरान उससे भी बड़ा पलटवार करेगा। युद्ध भयानक होगा कुछ हफ्तों तक तो बिल्कुल ही। बिल्कुल, लेकिन चाहता कोई भी नहीं है युद्ध हो, लेकिन युद्ध होना भी नहीं चाहिए। हालात जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। आज के हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।